नमस्कार, एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। उत्तर प्रदेश में चुनावी बुगल इस तरीके से बजा है कि सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत आजमाने में जी जान से लगे हुए हैं और सीधे तौर पर कहा भी जाता है उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता का रास्ता खुलता है। आज अगर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि 80 से 73 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से उनको मिली हैं। उत्तर प्रदेश में हर दल अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं और इस यूपी के रण में जिस तरीके से बयानों की बौछार हो रही है, हर नेता एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहा है, हर आदमी के दिल में एक कसक है और हर नेता अपनी जनता का असली नुमाइंदा बनना चाहता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ओवैसी साहब मौजूद हैं, जो कि सीधे तौर पर हैदराबाद से आते हैं। बाकी नेता कहीं से कहीं चले आए, हंगामा नहीं करता, लेकिन ओवैसी साहब जैसे ही हैदराबाद छोड़ते हैं हंगामा बरप जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ओवैसी साहब के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि जो कुछ भी बोलते हैं विवाद में आ जाते हैं और इनके आने से सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो धड़कनें हो तेज हो जाती हैं। सबसे पहले ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश के 3 चरणों का मतदान हो चुका है, क्या तापमान आप महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा देश की प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, विकास सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का होना चाहिए था, खासतौर से माइनॉरिटी की बात आती है, उसमें भी कई तरह के हक हकूक़ की बात होती है कि उनको न्याय मिला या नहीं मिला। आप बार बार आते थे, आने की कोशिश करते तो रोक दिया जाता था, आपकी जनसभा कैंसिल। अब तो आप आ चुके हैं और जनसभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या मिजाज है? हमको तो जैसा आपने सही कहा कि 2-2.5 साल समाजवादी सरकार ने मुझे जनसभा करने की इजाज़त नहीं दी। अब जबकि इलेक्शन कमीशन के तहत ये इलेक्शन किया जा रहा है तो हमको इजाज़त मिल रही है, वरना इलेक्शन अगर ये लोग करा दे तो वो भी नहीं देते। तो अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है, हमारे पब्लिक मीटिंग्स में काफ़ी लोग आते हैं, मगर अब चैलेंज ये है कि उसको वोट में कन्वर्ट करना जी। और यकीनन बहुत नाराज़गी है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि इतना बड़ा उनको 200 से ज़ायद उनके विधायक कामयाब हुए थे, इसका इन्होंने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ ज़बानी वादे हुए, ज़मीन पर कुछ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि समाजवादी या कांग्रेस को दोबारा आवाम की तायद हासिल होगी, ना ही बीजेपी को, क्योंकि 3 साल बीजेपी को मौका मिला। आपने सही कहा कि 70 एमपीज़ यहाँ से चुन कर गए, मगर उत्तर प्रदेश के लिए कोई खातिर खा कुछ काम नहीं किया। ख़ास तौर से बुंदेलखंड जब सूखा वहाँ पर जारी था तो उस ज़माने में दोनों सरकारें नाकाम हुई। खासतौर पर वैसे साहब एक बात देखा जाता है कि माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर बड़ी बातें होती हैं कि उनके लिए हमने ये किया, हमने उनके लिए वो किया, लेकिन एक एजुकेशन खास तौर से एक रहा तालीमी हिस्सा रहा है और आप हैदराबाद में मेडिकल के क्षेत्र में भी काम करते हैं, जो मॉडर्न मदरसे हैं उसके लिए भी काम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए खास तौर पर कोशिश करते हैं। और आपने पहला चरण जो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और सबसे ज़्यादा अगर कहें पॉपुलेशन माइनॉरिटी की तो उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको कहीं लगा कि उनको 60 साल में न्याय नहीं मिल पाया या कहीं वो अधिकार से अपने वंचित रह गए? क्योंकि बार बार मुद्दे उठते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगता है कि केवल वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादे ज़मीन पर उतर नहीं पाते। देखिए, मिसाल के तौर पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 5 ज़िले हैं, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा। इतनी बड़ी आबादी इसमें है और उसमें एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 55,000 करोड़ ये उत्तर प्रदेश सरकार का एजुकेशन का बजट है जी। और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का जो ऑल इंडिया लिटरेसी रेट है वो है 68%। 2011 का सेंसस बोल रहा है जी। उत्तर प्रदेश 64 है और 2011 का सेंसस ये कहता है कि 4% उसमें माइनस हुआ है। तो आप बताइए कि आखिर वो पैसा कहाँ है? और फिर मुसलमान बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल में है सिर्फ 9% हैं और जो मुसलमान ग्रेजुएट होते उत्तर प्रदेश में खाली 2% है जी। तो जबकि इंटरनेशनल नॉर्म ये है कि कम से कम 10 लोग या 10% लोग ग्रेजुएट हो, तो ये तो 2% में दम तोड़ दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस सरकार ने तालीम के ऊपर कुछ नहीं किया। 2012 के अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हर मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलेंगे, उर्दू स्कूल, वो नहीं खोले। स्कॉलरशिप के पैसे हर साल कम करते गए जी। पिछले साल 180 करोड़ रुपए कम कर दिए। तो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुसलमान माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन की, और जो सरकार नाकाम साबित हुई। और यही वजह है कि एक साइकिल होता है गुर्बत का, उसी में लोग फिरते रहते हैं। अगर कोई काम करना है तो आप एजुकेशन पर काम करते, स्कूल्स खोलते, रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलते, मगर कुछ नहीं। आपने लैपटॉप दिए, लैपटॉप अगर आपने दिया है तो फिर उसको
आधे रास्ते में चेंज क्यों कर दिया, मेरिटोरियस कर दिया। जी फिर एक स्कीम थी हमारी बच्ची, उसका कल कहा कि जिसके बच्ची के माँ बाप के जो 10th पास कर लेगी, जिनके सालाना आमदनी 36,000 रुपये की, 2014 में उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये सरकार जो है एजुकेशन पर जिस तरह काम करना था नहीं किया, और सबसे बड़ा धोखा जो दिया वो रिजर्वेशन की बात की, जी 18% की, और 5 साल हो गए, अब कहती है कि नहीं संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। फिर से झूठ का अखिलेश ने। तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पर आप कम से कम एक कमीशन बनाते ताकि देखे वो कि मुसलमानों में तालीम का समाजी मौक़िफ़ क्या है, हेल्थ का इंडिकेटर्स क्या है, वो कुछ नहीं किए। वैसे साहब, जैसे एक जो आपने आरक्षण की बात छेड़ी, तो सीधे तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी कि 51% से हम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन आपको लगता है अगर बीच का रास्ता अगर निकालने की सरकार कोशिश करती, तो जो ओबीसी का आरक्षण था उसमें से आप करके कम से कम माइनॉरिटी को दे सकते थे, लेकिन केवल अपना हक न छूट जाए, अपने लोगों से कुछ चीज़ें हाथ से न निकल जाएं, इसलिए वो रास्ता नहीं अख्तियार किया गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% के ऊपर भी आप जा सकते अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रहे। जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को 4% या 50% के ऊपर हो गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इंटरिम जजमेंट है, उसमें कहा कि ये जी हाँ, आप मुसलमानों को दीजिए क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, वो तालीम में और सोशली बैकवर्ड है, जी इसलिए उनको दीजिए। आप कर सकते थे अगर आप एक कमीशन बनाते और एक कमीशन की रिपोर्ट तैयार होती उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की कि भाई ये तालीम में पीछे हैं, सोशली पीछे हैं, सेहत इनकी ये है, गुर्बत का बीपीएल उसमें इतना है। आपने नहीं किया, आपकी नीयत नहीं थी देने की, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सही मानों में एम्पावरमेंट हो। और एक बात आपको बता रहा हूं सर कि 2012 में आपको याद होगा कांग्रेस ने 4.5% रिजर्वेशन दिया था जी 2012 में। उसके खिलाफ कोई हाईकोर्ट गया हैदराबाद में, तो जस्टिस लोकुर का जजमेंट है, उन्होंने कहा अपने जजमेंट में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जी वो वकील को तक नहीं बुझाती थी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट को नहीं प्रेजेंट कर सकी। अब बताइए, इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, ना जी कांग्रेस में है ना इसमें समाजवादी में। और ये लोग उम्मीद करते हैं कि हमको सिर्फ वोट मिल जाए। अरे भाई, वोट किस लिए मिले? आपने क्या 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 किया? एजुकेशन में कुछ नहीं किया, और फिर आपने कम्युनल राइट्स को नहीं रोक पाए। 400 कम्युनल राइट्स 5 साल में हुए। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा कांड हुआ। और वैसे साहब, आपने मुजफ्फरनगर दंगे की बात छेड़ी है, और जिस अल्फाज से लोगों को डर लगता है आपके, मैं उस अल्फाज पे ले जाना चाहूँगा कि एक तरफ तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हमने देश को, मुल्क को बचाने के लिए, हमने तो बाबरी को बचाने के गोलियां तक चला दी, और मैं असली रहनुमा हूं, मुझे तो मौलाना मुलायम कहा जाता है। लेकिन आप उनको किन किन शब्दों से पहले नवाजते हैं, तो पहले क्या कुछ आपने पुराना कुछ बोला है, मैं उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा पहले उस बयान को सुन लें जिस तरीके से तल्ख अल्फाज में आपने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की आलोचना की है। उसके बाद उस मुद्दे पर आऊँगा तो ज़्यादा गंभीर होगी बातें, क्योंकि आपको भी पुरानी बातें ठीक से याद आ जाएंगी। तो पहले सुनते हो बयान। एक एक चीज खोल खोल कर बयान करूंगा। ये अपने आप को नेताजी नेताजी कहने वालों, तुम मेरी नजर में नेता नहीं हो, तुम फिरका परस्त हो। तुम में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, अल्लाह तुझ पर अजाब भी जाए इंशाअल्लाह ताला। मुलायम सिंह, तू तबाह ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं, मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है। वैसे साहब, कैसा अल्फाज है, नस्ल तबाह हो जाए। आलोचना ठीक है, किसी की आलोचना की जाए और आलोचना होनी चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है किसी हुक्मरान के द्वारा। ठीक है, आपका सवाल बजानिब है। मगर मैं आपको ये कहूंगा कि यही तो प्रॉब्लम है। मैं उससे 2 मिनट पहले क्या बोला वो नहीं दिखा रहे आप जी। मैं 2 मिनट पहले मुजफ्फरनगर के उन वाकयात का जिक्र कर हाँ, रहा किया था। है सुनिए, जिसमें आउटलुक मैगजीन में नेहा डिक्सिट की स्टोरी थी, जी और वही ईमानदारी से उस जर्नलिस्ट ने उस बर्बरियत को, उस तबाही को अपने आर्टिकल में शाये किया। लिखा उसका जिक्र मैंने किया कि नेहा डिक्सिट का नाम लेकर मैंने जी। कहा कि देखिए इस तरह हुआ है। और जब आप अपने आप को मौलाना कहते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, अखिलेश हो, बाबरी मस्जिद की शहादत होकर इतने साल हो गए। इन तीनों सरकारों को, बीएसपी की, मुलायम की और अखिलेश की, इनको सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना था ताकि सीबीआई ने जो 2 केसेस रजिस्टर किए डेमोलिशन के, उसके जी। साथ चला सके।
अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। और अपने आप में एक नायाब कैसे आप तो लॉ ग्रेजुएट हैं कि एक ही जो अपराध हुआ उसके लिए 2 मुकदमे लिखे गए। नहीं ठीक है, उसके लिए नोटिफिकेशन अगर आप जारी कर देते जी। स्टेट गवर्नमेंट तो किस्सा खत्म हो जाता। आप नहीं जारी करते क्योंकि आप उनको नाराज नहीं कर रहे थे। हाँ। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरनगर के जो राइट्स हुए 5 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई। चलिए मेरे अल्फाज किसी को पसंद ना आए, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में उन 5 लेडीज का जिक्र, महिलाओं का जिक्र किया गया जिनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। एक तो इस दुनिया से चल बसी जी। 2 कोर्ट में जाकर कह दिए कि जिन्होंने हमारी इज्जत लूटी हम नहीं जानते उनको। उनका हस्बैंड कहता है कि हम क्या करें, हम बेबस से, कोई मदद को नहीं आया। 5 सेक्शन 309 सीआरपी से कहता है कि अगर रेप किसी औरत महिला का होता है, चार्जशीट पड़ जाती है तो 2 महीने में फैसला आना चाहिए। अखिलेश क्या कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आप केस खत्म नहीं करते। और आप ही के एक यादव नामी लेडी ऑफिसर उनको जाकर डराती औरतों को कि तुम अपना केस वापस ले लो। और फिर अखिलेश महिलाओं की बात करते हैं और उनको कहते वहां इंसाफ नहीं देती है, कहते प्रेशर कुकर ले लो। बताइए, एक औरत की इज्जत की तहफ्फुज नहीं हो तो प्रेशर कुकर ले लेगा कोई? और फिर 200% बलात्कार के इंसिडेंट में इजाफा हुआ उत्तर प्रदेश में, ये इन्हीं का रिकॉर्ड कहता है। तो ये आप वोट ले लेंगे मगर आप राइट्स उसमें तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नौजवान उनसे गलतियां हो जाती हैं। कैसे नौजवान गलती होंगे भाई? आप कभी अगर खुदा ना खास्ता कभी आपके घर पे गुजरेगी, आप यही अल्फाज अदा करेंगे भाई? एक चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए चाचा भतीजे में लड़े हो गई जी। एक ही सीट है ना वो। ऐसे कई लोग दुनिया जब तक रहेगी 56 आएंगे चले जाएंगे, मगर एक सीट के लिए। और आप बताइए, जब एक औरत की इज्जत लूट गई, 90 लोग मारे गए, एमनेस्टी की रिपोर्ट तो पढ़ेंगे आप तो खून के आंसू रोएंगे कि एक एक औरत क्या कह रही है कि हमको 5 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो, उसमें से 4 लाख तो खाली कोर्ट को आने जाने में खर्च हो गए। अब बताइए कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या गवर्नेंस है, किस बुनियाद पर ये मुसलमानों के हमदर्द है? अरे भाई, आप हमदर्द नहीं है, आप दुश्मन है। आप इंसाफ के दुश्मन है, आप महिलाओं के दुश्मन है। आप तो चाहते नहीं है कि इंसाफ हो। आपके पास क्या है कि पैसे दे दो, ये मरा उसको 5 लाख दे दो, घर जल गया 20 लाख। अरे भाई, पैसे की अहमियत नहीं है, इंसाफ की अहमियत है, जो सरकार नाकाम साबित हुई। चलिए, आप मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम मानने को तैयार नहीं है, चाचा भतीजे। सर, हमारी बदबख्ती ये रही कि हमने कभी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना। जीबी पंत से लेकर अब तक जितने लोग गुजरे वही तो हमारे लीडर गुजरे, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, एनटी रामा राव हो, या चंद्रशेखर राव हो, या एमजीआर हो, ये तो यही तो हमारे लीडर गुजरे। और अगर ये हमारे लीडर हैं तो भाई सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, ये आईना है इनके लिए कि इन्होंने इंसाफ किया, ये हमारा हक हमारे को नहीं दिया, यही तो हम कह रहे हैं। वैसे साहब, आपको तो आजम खान साहब ही रास नहीं आते, न वो उनको आप रास आते हैं। वो तो एजुकेशन के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कहते हैं कि असली अगर मुसलमानों का कोई रहनुमा है तो मुलायम सिंह यादव हैं। अब देखिए, मेरी लड़ाई जो है ना अखिलेश से है। आजम खान साहब पे मैं तबसरा करके उनको अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। अखिलेश इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो इसके लीडर हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा और उनसे बोलूंगा। अब उनके अतराफ में अगर लोग कुछ मेरे बारे में बोलना चाहते हैं तो भाई वेलकम है, आप बोलिए, मेरी इज्जत में इजाफा करिए। लेकिन आप क्या उनको मानते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं? क्योंकि आपने पार्लियामेंट में भी इस बात को दोहराया कि बीजेपी के एजेंट है, भाजपा के लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और एक बयान में तो आपने यहाँ तक कहा कि ये खुद खाकीधारी हैं मुलायम सिंह यादव, अंदर से खाकी हाफ पैंट पहने हुए हैं। बताइए ना, फिर आप नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं करते बाबरी मस्जिद का? जब आप कहते हैं कि मैंने समाजवादी पार्टी बनाई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, मैंने गोलियां चलाई, अरे भाई तो फिर आप नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते? इतने दंगे हुए, आप ही की सरकार थी, आप रोक नहीं पाए। दादरी हो गया, आप रोक नहीं पाए। खालिद मुजाहिद की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते। आपने कहा था कि जितने बच्चे जेलों में हैं 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उनको छोड़ेंगे, कंपनसेशन देंगे और उन पुलिस वालों पे एक्शन लेंगे। एक बच्चे को नहीं छोड़ा आपने। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 19% अगर मुसलमानों की आबादी है तो 27% अंडर ट्रायल्स हैं। कौन सी सरकार इनकी हमदर्द है? हर एतबार से ये लोग धोखा दे रहे हैं और आवाम जान रही है इसको, क्योंकि कल तक कोई ऑल्टरनेट नहीं था, मजबूरी थी, कभी सपा तो कभी बीएसपी तो कभी और। अब हम एक ऑल्टरनेट के तौर पर पेश हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला कल जरूर हमको कामयाबी मिलेगा और हम काम करते जाएंगे। और वैसे साहब, कभी आपने इस पर विचार किया कि
हमने जितनी सियासत देखी है कि शरद यादव मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने यूपी से भी चुनाव लड़ा और बिहार में भी जाकर चुनाव लड़ गए। ग्वालियर से अटल जी निकले, वो लखनऊ तक के सांसद बने। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप अपने कदम को आगे बढ़ा, खुद नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, कोई अहमदाबाद से निकलते हैं और बनारस चले आते हैं, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन आप जैसे ही कदम निकालते हैं हैदराबाद से बाहर, चाहे आप मुंबई प्रचार में चले जाएं या बिहार चले जाएं या जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तुरंत होता है कि आप माहौल को खराब करने आए हैं, वोट काटने आए हैं। ये तोहमतें आप पर क्यों और इतना भयभीत क्यों लोग आपसे? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि ये लोग ये समझते हैं कि मुसलमान कभी अपनी आवाज़ अपनी ज़बान से ना निकाले। हम तुम्हारे चौधरी हैं, हम तुम्हारे रखवाले हैं, और तुम अगर जिंदा रह रहे हो तो हमारे रहम व करम की वजह से। यही तो इनकी गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई सोच है, यही कम्युनल सोच है उनकी। अगर वो सेकुलर होते, अगर वो वाकई में जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी भरोसा करते, तो बोलते ठीक है, वो इसी को आने दो, उसकी बात रखने दो, हम अपनी बात से चैलेंज करेंगे या उसको आवाम में जाएंगे। मगर इनको ही लगता है कि अगर कोई सामने इनके ठहर गया तो कैसे ठहरा। मैं इनको बता रहा हूं कि भाई साहब, आपके अतराफ जो लोग हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक फ़कीर आदमी हूं, मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ, और अब अपनी पर्सनैलिटी के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि मेरा एक पॉलिटिकल कॉज है, मैं उसके लिए काम करना चाह रहा हूं, मैं काम करूंगा। मगर प्रॉब्लम इन तमाम सेकुलर पार्टीज को ये है कि आप कैसा बोलेंगे। अरे भाई, आप तो मोदी को रोक नहीं पाए, 70 सीट पे मोदी कामयाब हो गए, 5 परिवार के आपके कामयाब हो गए, और मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं मिला हुआ हूं। अरे भाई, आप मिले हुए हैं, क्योंकि आपका वोटर मोदी के पास चला गया। क्या आपने सौदा किया था मोदी से कि भाई हमारे 5 परिवार के लोगों को छोड़ दो, बाकी 70 आप लेकर जाइए? ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन कभी आपको ये ख्याल आया कि पहली बार शायद ऐसा मौका मिला कि 80 लोकसभा के सीटों में से माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट किसी सीट पे कामयाब नहीं हो पाया? आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा हुआ है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं है कि 19% की आबादी जिस स्टेट में है उसका एक भी नुमाइंदा नहीं जीतता। यही तो मेरी लड़ाई है कि भाई, आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं, आप ठेकेदार हैं, आपके पास दलाल आपके हैं, मगर आप एक एमपी नहीं जा सकते, एक एमपी नहीं जीत सकता आपका, ना कांग्रेस में, ना बीएसपी में, ना समाजवादी में। बताइए आप। और फिर मोदी तकरीर करके कहते हैं कि कब्रिस्तान, शमशान, रमजान, दिवाली, और फिर 3 ट्रिपल तलाक की मोदी बात करते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को एम्पावर करना चाह रहा हूं। आप एक 10 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे देते, एक मुसलमान को नहीं दिया आपने। अरे 10 मुस्लिम महिलाओं को देते और बोलते कि मैं इस मुस्लिम महिला को एम्पावर करना चाह रहा हूं, और दो उसको जी, बोल देते सामने खड़ा करके कि देखो ये मेरी बहन है। जिस तरह स्मृति ईरानी को कहा कि मेरी बहन है, इस तरह खड़ा करके कह देते कि ये मेरी बहन है। उस तरह से तो आपने अच्छा याद दिलाया। आपके साथ तो पार्लियामेंट में शाहनवाज हुसैन काम कर चुके हैं, लोकसभा में इस बार शिकस्त खा बैठे, बहुत हारे हुए लोग राज्यसभा जाते हैं। शाहनवाज नहीं, शाहनवाज की खासियत ये है, शाहनवाज जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे, वहां पर मुसलमान सिर्फ 20% है। अब आप बताइए कैसे हार गए शाहनवाज? अगर शाहनवाज 35% मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी में होते तो हम समझते हैं मुसलमान ने वोट नहीं दिया उनको। अरे भाई, 20% कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमान है, और जहां तक मुझे मालूम है तमाम मुसलमान ने उनको वोट दिया जी। उन्हीं का एक पार्टी का एमपी उनको हरा दिया। अब बताइए फिर ये क्या हो रहा है? फिर ये नहीं, इस एक सवाल तो और भी खड़ा होता है ना कि तमाम हारे हुए लोगों को आप अगर लगता है कि आपके एसेट थे और आपके पार्टी के लिए खास थे, तो आप उनकी एंट्री कराते हैं बैकडोर से, चाहे विधानसभा के बजाय विधान परिषद से, लोकसभा के बजाय राज्यसभा से। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये साजिश भी थी और वाकई बीजेपी प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती इस कौम को या इनके लोगों को? ये सवाल आप कभी शाहनवाज को बुलाइए, बुलाकर बिठाकर पूछिए कि भाई ओवैसी ने ऐसा कहा था कि आपके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर सिर्फ 20% मुसलमान थे, आप क्यों हारे? क्या बीजेपी का एक और लीडर उनको नहीं हरवाया? ये बताएंगे आपको। अब बीजेपी के पार्टी में क्या हो रहा है मैं तबसरा नहीं करूंगा, मगर बीजेपी की पॉलिसी क्लियर कट है। 420 वो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े, 8 मुसलमान को दिए, 7 की जमानत जब्त हुई, 1 की बची शाहनवाज, वो भी हार गए। अब यहाँ पर ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को इज्जत देंगे, मगर आप एक को भी टिकट नहीं देते। तो इनकी हिपोक्रेसी है, ये नफरत की सियासत कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि दोनों डर बिठाते हैं मुसलमानों को। एक तरफ मोदी कहते हैं कि देखो कब्रिस्तान जी, अब मैं अचानक डर जाता हूं, अरे भाई मेरा कब्रिस्तान। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि देखिए कब्रिस्तान जाना है
अगर नहीं जाना है तो हमारा साथ दीजिए। तो मेरा हाल तो ऐसा है कि फंस गई रजिया गुंडों में, जी। ये मेरा हाल हो चुका है। नहीं, आप कह रहे हैं डरते हैं और डराते हैं। मैं एक बयान और सुनाऊंगा। पार्लियामेंट में आपने खास तौर पे फोकस करते हुए बोला था, जब घर वापसी का मुद्दा बड़ा चरम पर था, आपने कहा था कोई मुझे डरा नहीं सकता, अपनी बात को मैं कहूंगा। और आपने उसी समय जिक्र किया था कि मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी को लेकर के नूरा कुश्ती बंद होनी चाहिए। तो घर वापसी को लेकर क्या पहले बयान था पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वहां की बोली गई बात मुल्क सुनता है, उसका तस्करा क्या पहले सुनते हैं, फिर आपको उस मुद्दे पर ले जाते हैं। कायद है उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाने। प्रोफेसर साहब, आपने सुना पार्लियामेंट का तस्करा, जिसमें सीधे तौर पर आपका आरोप था बीजेपी के ऊपर कि घर वापसी का मुद्दा किस तरीके से उछाला जा रहा है, कैसे लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन उस डराते डराते आपने लाइन बिछा दी मुलायम सिंह की तरफ कि डर नहीं लगेगा मुलायम सिंह अखिलेश यादव का यूपी में आएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, डर क्यों लगेगा? अगर आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैंने काम किया, तो क्यों डर लगेगा? आप बोले आइए आइए। आप 2 साल मुझे परमिशन नहीं देते। कौन है भाई? उत्तर प्रदेश किसी की बाप की जागीर नहीं है। उत्तर प्रदेश ना मेरा है, ना मुलायम सिंह के परिवार का है, ना अखिलेश का है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, तो यहाँ पर कानून का राज चलेगा। मगर इन लोगों ने इसको अपना पर्सनल फिefdom बना दिया। यादव परिवार ये समझने लगा कि उत्तर प्रदेश के हम नए बादशाह बन गए। भाई, जो लखनऊ के बादशाहती खत्म हो चुकी है, हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 साल हो गए, अब कोई बादशाहत नहीं बनने वाली है। मगर इनका रवैया यही है। इस डिबेट में बता रहा हूं आपको, इस डिबेट से पहले समाजवादी ने कहा कि डिबेट होनी चाहिए जी। और जब डिबेट शुरू हुई, इन्होंने कहा कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कुछ हुआ ही नहीं, बहस हो रही है उत्तर प्रदेश में गड़बड़ की वजह से, और खड़े होके कह दिया समाजवादी ने कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश। तमाम अपोजिशन पार्टी के लोग परेशान हो गए और बीजेपी के लोग हंसना शुरू कर दिए कि देखिए हम क्या कह रहे थे आपको। मैं बोला हाँ, मैं जानता था ये होने वाला है, इसीलिए तो मुझे अल्फाज कहना पड़ा कि आप अगर मैं आपसे कहूं कि कराइए डिबेट जी, और डिबेट जो होती है तो बोलते हैं कुछ हो ही नहीं है, हो ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश में कुछ, और सब लोग परेशान हो गए क्या हुआ भाई अचानक इनको। क्या सही में लगता है कि कोई नूरा कुश्ती है क्या? देखिए, ये ऐसा है ना कि इनको सूट करता है कि बीजेपी डराए मुसलमानों को और ये अपने आप को मुसलमानों का सुकॉल्ड सेवियर बताए। अब ये समझते हैं कि बस अब कहाँ जाएगा, ये हम इसको किडनैप करके रखे हैं। मगर अब ऐसा नहीं है, आप अब किसी को किडनैप करने वाले नहीं है। देखिए, जितना मुसलमानों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान हो, अगर कोई डेवलपमेंट किया है उसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं रहा है जी। मुसलमानों ने अपनी मेहनत से, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बाहर गए या यहाँ पर छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कारोबार करे, उसी में अपनी जिंदगी को संवार लिया, उसी में आगे बढ़े। कोई सरकार ने कुछ नहीं किया इसमें। हम ये कह रहे हैं कि स्कीम आप बनाते हैं तो स्कीम के फायदे क्यों नहीं मिलते हमको? वो स्कीम जब बनती है तो पूरा पहुंचता क्यों नहीं है? इतने इंदिरा आवास योजना के घर बनाए जाते जिसमें माइनॉरिटीज को हिस्सा मिलना जरूरी है, गाइडलाइंस है, मगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल वॉइस जब तक नहीं होगी, नुमाइंदगी नहीं होगी, ये मसाइल हल नहीं हो सकते। आपने कहा कि माइनॉरिटी के अंदर शायद ये कमी रही कि उन्होंने अपने बीच का कोई नेता तैयार नहीं किया। हमेशा उन्होंने दूसरे को अपना नेता माना और उनके सहारे अपनी मसाइल को हल करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। इधर की बात कर लें तो मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे, मायावती रही। सभी दावा कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी को अगर छोड़ दें, बीजेपी तो एक ही नारा रखती है कि सबका साथ सबका विकास, उसके बारे में बेहतर आप बताएंगे। लेकिन अगर सब दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया, हमने उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की, तब भी अगर अकलियत का हाल यही है तो फिर दोषी कौन है? वाकई किसी ने, लगता है आपको ईमानदारी से किसी ने कोशिश की? नहीं, दोषी यकीनन मुसलमान भी किसी हद तक जिम्मेदार है,
क्योंकि हमने इन पर अंधाधुन इन पर भरोसा किया। अब लोग समझ चुके हैं, लोग जाग रहे हैं, एक शऊर बेदार हो रहा है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है हमको, अब हमको अपना रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ये हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई आपके बगैर अगर करना है तो करेंगे, मगर हमारे नाम पर आप वोट हासिल करते हैं और 22 यादव परिवार के लोग राजनीति में। तो अभी भी तो अब बताइए क्या है, अब बताइए आपके 22 लोग आ जाएंगे। ऐसा है ना कि अगर कोई बादशाहत जहां पर होगी, तो अगर बच्चा पैदा होता है रॉयल फैमिली तो कहते हैं कि इसकी पेंशन इतनी, 15 साल का हो तो 2 घर इसके, 20 साल का हो तो बोले इसको इतने। अब यहाँ पर कैसा, यादव परिवार में कोई पैदा हो गया तो बोलेंगे ये जब 18 साल का 20 साल का होगा तो सरपंच, 22 साल का होगा तो जिला परिषद चेयरमैन, 25 का होगा तो MP, मरने से पहले 4 बार मिनिस्टर। अरे क्या है बताइए आप भाई, वोट जिसका आप हासिल कर रहे हैं उनको क्या दे रहे हैं आप? अभी भी तो कहीं कहीं डर दिखाया गया कि कांग्रेस और अखिलेश एक साथ आ गए कि कहीं वोट बंटने न पाए और बीजेपी का खौफ दिखा के वोट हासिल कर लिया जाए। अरे बीजेपी का डर क्यों दिखा रहे आप हमको? हिंदुस्तान का संविधान बीजेपी से बड़ा है, RSS से बड़ा है, संविधान और कानून सबसे बड़ा है। यकीनन हम लोग कभी जिंदगी में बीजेपी को ना वोट दिए ना कभी देंगे। बीजेपी छोड़ी, जितने अगर कोई कम्युनल कैंडिडेट भी रहा तो भी नहीं वोट दिए हैं, मगर जिसको वोट दिया है, जिसको मोहब्बत से नवाजा है, उन्होंने हमारे भरोसे को शर्मिंदा कर दिया और खून के आंसू हमको रुला दिए। यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ दे बात हमारे लिए है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार में भी अब वही हो रहा है। बिहार में स्कूल के टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए डेलीगेशन जाकर मिला वहां की सरकार से, तो उनको क्या कहा गया मालूम आपको? आपका काम हो गया। उन्होंने कहा कि साहब 50-60 हजार स्कूल के टीचर्स उर्दू के खाली पड़ी में, तो आपका काम हो गया। बोले काम नहीं हुआ। कहा क्या काम हो गया? क्या काम हुआ? हमने बीजेपी को रोक दिया। अरे क्या बात है? क्या इलेक्शन आएगा तो हम क्या खाली नंबर पे जिंदा रहेंगे? आप 19% है। अरे भाई हमारी जिंदगी में स्कूल है, हमारे बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश आने का बहुत मन रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बार बार इनको रोका, क्योंकि माना जाता रहा है कि जब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, और माहौल ठीक रहे इसलिए ओवैसी साहब को हैदराबाद में रोके रखना ही ठीक था। ओवैसी साहब, आपने इतना भ्रमण कर लिया पश्चिम से लेकर पूरब तक, कहीं माहौल खराब हुआ क्या? आप बताइए सर, आपकी टीवी चैनल पे कुछ दिखाया आपने जो माहौल खराब हुआ? भाई मीडिया तो हर चीज को फॉलो करता है, अगर कोई गलती करेगा तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं, आप तो उसको दिखा देंगे सारी आवाम के, देश के सामने, प्रदेश के सामने। बताइए कौन सी बात है? यही तो हम कह रहे। अब ये तो इलेक्शन कमीशन में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत सख्त होता है जी। अब ऐसे वक्त में अगर हम नहीं करें तो आम दिनों में क्यों करेंगे? हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं और मेरी बात रखने का मुझे इख्तियार है। देखिए एक बात याद रखिए कि मैं इलेक्शन जीतूं ना जीतूं वो तो अल्लाह और आवाम जानती है, मगर क्या मेरे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने से क्या मैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर रहा हूँ? तो डेमोक्रेसी की मैं आ रहा हूँ ना, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। मैं तो कोई आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या जमीन के नीचे की बात नहीं, मैं क्या संविधान की बात कर रहा हूँ। भाई मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। मैं पब्लिक में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा हूँ डेमोक्रेसी से। मैं कह रहा हूँ कि इन्वॉल्व होइए आप उसमें। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ कि साइड लाइन पर मत रहो, आप आ जाओ, मेन लाइन में आ जाओ, इन्वॉल्व करो अपने आप को। तो इसको तो अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मगर इनका मसला ये है कि ये फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के लोग हैं, ये डेमोक्रेसी और उसके उसूल पर भरोसा करने लोग नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी चमचागिरी करें, जो उनकी वाहवाह करें, उनकी तारीफ करें। इनके कान इनके क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं है। इनका जो ईगो है वो हिमालय से बड़ा है, इसलिए कि जिंदगी इनकी गुजर गई सिर्फ तारीफ सुनने के लिए, और यही इनको तबाह और बर्बाद करेगा। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को सुनने तैयार नहीं होगा वही एक दिन मट्ठी चाटेगा, देखना। लेकिन लगता है कि जब कभी भी मुद्दे आते हैं तब जज्बाती हो जाते हैं, और बोलते बोलते, जैसे मैंने 2 आपके बयान सुनाए भी, आप कुछ भावनाओं में बह जाते हैं और फिर इस तरीके से बोल बैठते हैं कि लोगों को लगता है कहीं आएंगे तो न जाने क्या बोल बैठेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट हो जाए। क्या बोल बैठे हैं? मैं कुछ नहीं बोला। पार्लियामेंट इलेक्शन 70 सीट पर मोदी जीत गए, आप 5 सीट पर आप जीत गए, कनौज की सीट 15,000 से जीते आप। कौन सी बड़ी कामयाबी है? क्या किया आपने?
भाई चलिए, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं ना, आपने क्या किया? आपके पास तो सब चीज था, आप कुछ नहीं कर पाए। कौन सा आप ये अखिलेश झूठ कहते हैं? लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी के साथ कि हम हमारी सरकार ने 85 स्कीम से 20% दिया। सर, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको, इसने 4 साढ़े 4 साल में एक भी मीटिंग नहीं ली वो 85 स्कीम से 20% हिस्सा देने का मुसलमानों को। 2016 में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने एक आधे घंटे की मीटिंग ली, ये आरटीआई की एप्लीकेशन मेरे पास है, और कहता है कि हमने कर दिया। कितना झूठ बोलेंगे? अगर आपने इतना किया तो फिर जमीन पर नजर क्यों नहीं आता लोगों को? वो तो कहते हैं कि ना हमारे चाचा और पापा मिलकर करने नहीं दिया, वरना करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था। अरे भाई, चाचा पापा को आप, मुख्यमंत्री तो आप हैं, आप अपने पापा को, आप आपके पापा खुद कह रहे हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। अब बताइए, अगर किसी घर का सबसे बड़ा फर्द ये कह रहा है कि भाई ये ऐसा आदमी है, तो आप ओवैसी की बात का यकीन करेंगे क्या उस घर के बाप की बात का यकीन करेंगे? आपके एक चाचा दूसरे चाचा के बारे में लिख के देते हैं कि अपने बहू और अपने बेटे को बचाने के लिए बीजेपी से मिला हुआ है, आप मुझ पर उंगली उठाते। तो यही तो इनका प्रॉब्लम है। तो उसी चाचा को तो हराने की उन्होंने अपील कर दी इटावा में। बिल्कुल कर दी। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने सब आग लगाया है उनको विधानसभा मत पहुंचने देना, सबक सिखाना। लेकिन जब वोट डाला तो कम से कम उन्होंने साइकिल कोड दिया, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखिए ये कहाँ खत्म होगा, ये इन लोगों की आपसी लड़ाई खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी, याद रखिए। इलेक्शन का जैसा नतीजा आएगा इसमें और शिद्दत पैदा होगी, याद रखिए। ओवैसी साहब, आपकी जबान को लेकर लोग भले ही तल्ख टिप्पणियां करते हों, और भारत में जब आप कुछ बोलते हैं तो कई जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं इनको पाकिस्तान में जाके बस जाना चाहिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान गए थे तो किस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया था, खास तौर से जब संघ को लेकर के सवाल पूछा गया था कीर्ति आजाद से, लेकिन आप उनको रोकते हुए कहा इसका जवाब हम देंगे। क्या कुछ पहले बोला था, पहले उसको सुनाते हैं, फिर उसका सीधे तौर पर वो समस्या क्या थी उस समय, क्या मसला क्या था, और आपके जमान को लेकर इस तरह से अलग अलग विरोधाभासी स्वर क्यों उठते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो पहले बयान सुनते हैं कि देश से जुड़े हुए मसाइल पर आप किस तरीके से पाकिस्तान में मुखर हो चले थे। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। अब सीधे तौर पे जो मसला है आप खुद सुन रहे हैं कि जब वहाँ एक सवाल आया मुसलमानों के हक हकूक़ को लेकर, तो आपने, ये सवाल था कीर्ति आज़ाद के लिए, लेकिन आपने कीर्ति आज़ाद को रोका और कहा कि इसका जवाब हम देते हैं। आपने पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ बंद करा दी, और यहाँ पर जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। देखिए ना कि अब यही तो संघ परिवार के लोगों की तकलीफ है। इनको तकलीफ ये होती है कि अपने आप को देशभक्त कहते हैं, मगर आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कोई हिस्सा ही नहीं लिया। इनके बड़ों ने कहा था कि मत जाओ, लड़ो मत, तो उनको बड़ी तकलीफ होती रहती है। फिर जो सावरकर के बारे में कहते हैं, कपूर कमीशन ने कहा कि सावरकर तो इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में, तो इनको बड़ी तकलीफ वही रहती है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं पाकिस्तान, यानी एक दिमाग, एक आदत बना चुके हैं कि भाई मैं हिंदुस्तान में, मेरे आबो अजदाद, मेरे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हम जिना को नहीं मानते, जिना को हम बोले कि जाइए, हम नहीं पसंद करते आप, हम यहाँ रह गए, हमारा मुल्क है ये, और इंशाल्लाह मैं रहा हूँ, मेरी कई नस्लें यहाँ पर रहेगी। मगर ये कहना कि आप पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से क्या करना है बताइए, मुझे पाकिस्तान का पे नहीं मालूम। मैं तो मणिशंकर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे लेकर गए थे एमपीज को, और वहाँ पर टीवी चैनल में डिबेट हुई। और कीर्ति आज़ाद बीजेपी के ज़रूर होंगे जी, मगर हम एक हिंदुस्तानी हैं। जहाँ देश की बात आएगी मैं बीजेपी के साथ भी खड़ा होने तैयार हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस है मेरे, और रहेंगे इंशाल्लाह ताला आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मुझे मुल्क की बात आएगी तो यकीनन मुल्क के, अगर मेरे मुल्क के ऊपर कोई तनकीद करेगा तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं उसका बढ़ के उसका जवाब भी दूंगा। मगर संघ परिवार को समझना चाहिए कि वो खुद देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, और कांग्रेस समाजवादी सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। एक चीज़ मुझे याद आ रही, पार्लियामेंट में ही आपने एक सुझाव दिया था नरेंद्र मोदी सरकार को। आपने देश की बात की, जब देश के हित की बात आएगी तो आप सरकार के साथ भी खड़े हो सकते हैं, बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं, अगर देश की बात आती है तो। काले धन को लेकर आपने मुद्दा उठाया कि खास तौर से जो बाहर पैसा जमा है उसको जब्त किया जाना, किसके इसके फॉरेन अकाउंट्स हैं,
उसमें आपने एक कंपनी का जिक्र भी किया था, बायोमेट्रिक्स कंपनी का, जिसमें कहा था आपने कि सिंगापुर में 45 लाख में अकाउंट खुल गया और 6.5 करोड़ का उससे लोन मिल गया। 5,500 करोड़ का। 5,500 करोड़ का। मसला ये है कि वो बात तो बनी नहीं, लेकिन देश में जो नोट कम से कम 500,000 की थी वो बंद हो गई। आपको क्या लगता है मुद्दा बन पाया चुनाव में, या फैसला कैसा था? देखिए, ये चुनाव से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबों, सबसे बड़ा नुकसान गरीब को हो गया, सबसे बड़ा नुकसान लेबर को हो गया, सबसे बड़ा नुकसान दलित को हुआ, मुसलमान को हुआ, छोटे स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज को हो गया, कैश की इकोनॉमी जो उसको हो गया, और ये और बढ़ेगा। आप देखना जून जुलाई जब आएगा ना, जब और इसी तकलीफ होगी। अगर 2% जीडीपी कम होता है हमारे देश का, तो 2,60,000 करोड़ का नुकसान होगा जी। अब बताइए क्या कर दिया उन्होंने। और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, समझाते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कब करता है, जब आप सेहतमंद होते हैं। मैं उसी वक्त जब देखा, मैं तो मुरादाबाद में था, मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। अगर ये सर्जन बन जाते तो कितने सेहतमंदों का ऑपरेशन कर जाते ये। अरे भाई, सेहतमंद को आप ऑपरेशन नहीं करते, जब जिंदगी बचाना है जब ऑपरेशन करते। हमारी इकोनॉमी तो ऐसा नहीं हो गई थी जैसा 1991 के हालात थे कि हमको अपना सोना मॉर्गेज करना पड़ा, वैसी तो स्थिति नहीं थी, हालात नहीं थे। अच्छी खासी बेहतरीन बरसात हुई, फसल खड़ी हुई है, शादियों का सीजन है। बादशाह सलामत के दिल में ख्याल आ गया रात में कि मैं कर दूंगा, सुबह तक कर दिया आपने। अब कौन भुगत रहा है? गरीब भुगत रहा है, लेबर तबका भुगत रहा है, आप लोग भुगत रहे हैं। आपको एड्स ही नहीं मिल रहे जी, पूरे मीडिया को एड्स नहीं मिल रहे, परेशान है सब लोग, कोई खुश नहीं है। अब आप बताइए कि अब क्या करेंगे, मगर आपने कर दिया और हिंदुस्तान के गरीब अवाम भुगत रहे हैं, नौजवान भुगत रहा है। तो ये बहुत गलत फैसला था। मसला तो ये भी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमको तो खाली तिजोरी मिली थी, केवल भ्रष्टाचार और घोटाला था, और जब नोटबंदी आप करते हैं तो कहते हैं कि सेहत ठीक थी अर्थव्यवस्था की, इसलिए हमने फैसला ले लिया। बताइए आप बताइए। हाँ भाई बताइए, आप क्या बोलें, कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इतना जबरदस्त पॉइंट आपने पकड़ा है कि कितना वास्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा कि कुछ नहीं था, फिर आपने कहा कि बहुत अच्छे थे, सेहतमंद थी, इसलिए हमने कर दिया। अरे सेहतमंद को तो और अच्छा करते आप सेहतमंद को आज आप इंटेंसिव केयर यूनिट में डाल दिए। जितने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के ताले की इंडस्ट्री में ताला पड़ गया, मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री तबाह हो गई, फिरोजाबाद के ग्लास का काम मुतासर हो गया, लखनऊ में जरदोजी का काम करने वाले 1.5-2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। बताइए आपकी ये गवर्नमेंट कैसा करती है? क्या किसान को उसका रेट नहीं मिल रहा? खुद पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में साड़ी का व्यापार, बगल की भदोई में कालीन का व्यापार, हर तबका जो कैश पर डील करता था, आप कह रहे हैं कि आप कैशलेस कर दो। उत्तर प्रदेश में आप कैशलेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो टेली डेंसिटी है वो 62% है, कंट्री में 82% है। 62% टेली डेंसिटी, और आपने 3 साल में टेली डेंसिटी क्यों नहीं बढ़ाया? कई जगहों पर तो सेलफोन काम नहीं करता आपका हमारा। अगर आप इंटीरियर में चले जाएंगे, गांव में चले जाएंगे, कहां का कैशलेस? किसने कह दिया इनको? दुनिया के जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उन्होंने कहा कि गलत फैसला था। हमारे प्रधानमंत्री बोलते कि उनको कुछ नहीं मालूम, इकोनॉमिस्ट मुझे मालूम। मुझे लगता है कि अब उनको नोबेल प्राइज नहीं बल्कि एक नया प्राइज बनाकर देना पड़ेगा मोदी साहब को कि आपने बड़ा आपने अर्थनीति की बात की है, क्योंकि बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री तो उन्होंने आलोचना की, लेकिन नए अर्थशास्त्री कौन है आपकी नजर में? आपने एक व्याख्या की है रामदेव के बारे में, पहले रामदेव के बारे में क्या कुछ कहा था, पहले उसको सुनाता हूं और फिर पूछूंगा कि क्या रामदेव को ज्यादा जानकारी अर्थव्यवस्था के बारे में? बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री वो फेल हो गए हैं, तो रामदेव के बारे में जो बयान है पहले उसको सुन लेते हैं। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स। अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद इन्हों, योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। इन्हों और ये मोजी बैठ के बोल रहे, और उन्हें कैसा मोजी जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्यामलाल, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल, ये अजीब लाल, कितने लाल है इसके नहीं मालूम। तो वैसे साहब आपने देखा कि आपने कहा योगा की डिग्री नहीं है, वो कहते हैं हमने पूरे देश में योग का ब्रांड फैला दिया, योग करना सिखा दिया। नहीं, अब उनको मैं तो कहूंगा कि वो इतना बड़ा, पतंजलि को इतना बड़ा कर दिए हैं
अब मोदी सरकार को चाहिए कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ कर देंगे वो। भाई जब आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, आप देखिए मुल्क तो कहाँ जाएगा। आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा से व्यापारी हो गए वो तो। अब चलिए फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए ना, बना दीजिए, उनको मालूम हो जाएगा। हर कोई अच्छे दिन तो नहीं क्या है, हमारे आपके तो अच्छे दिन नहीं आए। नोटबंदी की तारीफ वो करते हैं, तो कैसा बिकता है उनका प्रोडक्ट नहीं मालूम मुझे। अगर गांव में कोई खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड पर नहीं खरीदेगा, कैश में खरीदेगा। तो यही मामला है। देखिए अब यही ना कि जिस सरकार की अंधाधुन अगर कोई तायीद करेगा तो देश भुगतेगा इसके बारे में। ओवैसी साहब, एक मसाइल और छूटता जा रहा है। जब मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे माठ हो या कांठ हो या दादरी हो, किसी के किचन में क्या बनेगा, ये इसकी तहकीकात करने वाला सामान्य आदमी कौन है? क्या देश में कानून का राज नहीं है? किसी घर में कुछ बना, उसको लेकर के फसादात खड़े हो जाएं और 1 लाख की हत्या हो जाए। अरे अब किचन तक बात कहाँ रही, अब तो टॉयलेट तक चले गई बात। अब तो टॉयलेट तक चले गई। चलो हम समझे किचन तक, अब तो टॉयलेट तक चले गई बात। अब तो टॉयलेट में झांक रहे हैं कि कोई रेनकोट पहना है या बगैर रेनकोट के टॉयलेट में। नहीं लगता आपको कि मतलब ये खास तौर से, क्योंकि अखलाक एक व्यक्ति का बात नहीं हो सकती, एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक ऐसी घटना जो पूरे मुल्क को हिला दे, वो एक छोटी घटना नहीं कही जा सकती। आप देखिए कितनी अफसोस की बात है कि अखलाक के मर्डर में जो एक्यूज थे, किसी वजह से उसका जेल में इंतकाल हो जाता है। नेचुरल डेथ है उसकी, कोई उसमें सस्पिशन नहीं है। मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर चले जाते हैं। आप बताइए आप क्या पैगाम दे रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन खत्म करना चाहिए, फिर जो एक्यूज का इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, आपका मिनिस्टर जाता है वहां पर, और फिर वहां पर उसकी लाश है और बेहतरीन गंदी गुफ्तगू के तकारीर होते हैं वहां पर। और वो अखलाक जिसका बेटा हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत कर रहा है, एयरफोर्स में काम करता है, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? क्या पैगाम दे रहे हैं आप बताइए? ये तो ठीक नहीं है ना। आप किसी को हक ही नहीं पहुंचता कि किसी की घर में घुस के किसकी जान ले ले, और मेरे घर में मैं क्या करता हूं इससे आपको क्या मतलब? क्या मतलब आपको? मैं घर में क्या पकाऊंगा, क्या खाऊंगा, आपको क्या मतलब? अगर कोई गलती होती तो कंप्लेन करिए ना। आप कौन होते? आप ना तो पुलिस हैं, ना आप मिलिट्री हैं। भाई देश से मोहब्बत का ठेका आप नहीं लेके रखे, हम नहीं लेके, हमको मोहब्बत नहीं है क्या? आपको नहीं है मोहब्बत? अगर यही चलेगा तो अनारकी हो जाएगी देश में, कि नेशनलिज्म के नाम पर आप किसी को भी मर्डर कर देंगे, नेशनलिज्म के नाम पर किसी को बंद कर देंगे, नेशनलिज्म के नाम पर आप किसी को कुछ कर देंगे और बोलेंगे हमने देश के हित में किया। तो अखलाक का मर्डर हो या रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर हो या ऊना का वाकया हो, ये सब यही तो चीज़ें हैं कि अचानक इन तमाम लोगों को ये लगता है कि हम अपना आप को असर्ट करेंगे, वायलेंस के ज़रिए किसी को मारेंगे, किसी को डराएंगे। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये आगे बढ़ते रहेगा तो फिर और बड़े बड़े वाक़यात होंगे, गड़बड़ होंगी, ना हमारी इकोनॉमी ग्रो होंगी, ना हमारा जीडीपी ग्रो होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है जो खास तौर पर ऐसे नेता, चाहे संगीत सोम हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे साक्षी महाराज हों, ये जहनियत के हिसाब से इस तरह से बोलते हैं कि विचारधारा ऐसी है, या कहीं न कहीं ये साजिशन ऐसे बयान जानबूझकर देते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहें या माहौल खराब होता रहे? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके ऊपर केस बुक होता है, इनकी बेल का पोस्ट क्यों नहीं किया जाता? और अगर बेल हो भी जाती तो हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं करते? मैं यही तो कह रहा हूं कि नूरा कुश्ती है समाजवादी की इन लोगों से। अगर संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के जितने लोगों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए गए थे, आईपीसी के सेक्शंस लगाए गए थे जिसका सैंक्शन अखिलेश को देना था, सर 3 साल हो गए इसने सैंक्शन नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है। यही तो उनकी नूरा कुश्ती है। आप सैंक्शन दे देते, केस चलाते उनके ऊपर और एक बेहतरीन तरीके से केस चलाते, सजा दिलाते उनको। आप नहीं करते। आप इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आप चाहते ये हैं कि वो लोग इस तरह बोलते रहें और मुसलमान खौफ की जिंदगी गुजारे, और ये लोग अपने आप को बड़ा मसीहा समझते हैं अपने आप को। आप याद रखिए कि आप जो खेल खेल रहे हैं वो आग से खेल खेल रहे हैं। आप एक दिन आग आपको भी जलाएगी, सबको जला देगी। खतरा किससे बड़ा मानते हैं आप? संघ से, बजरंग दल से,
भारतीय जनता पार्टी से, या ये जो नूरा कुश्ती करने वाले लोग हैं? देखिए, अगर कानून का इतलाक नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क से खत्म हो जाएगा, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कानून का डर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, आप हो, कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई आम आदमी हो। आज डर किसको है मालूम आपको? पुलिस स्टेशन कौन नहीं जाता? पुलिस स्टेशन एक शरीफ आदमी नहीं जाता हमारे मुल्क में। जो गुंडा है, जो चोर है, जो माफिया, वो डरता नहीं है पुलिस से। ये हमारे मुल्क का हाल हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि पॉलिटिशियंस पुलिस को कंट्रोल करते हैं, उनको काम नहीं करने देते। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा तो यही किसी मुल्क में इक्वालिटी, जस्टिस की जब बात होगी तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक होगी। रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में है, अगर करप्शन का स्कैंडल किसी पर है, वो समाजवादी में आ गया तो आप परमिशन नहीं देते उसके ऊपर। तो यही डेंजरस है। और इन्हीं वजह से, इसी वजह से ऐसी ताकतों को हौसला मिलता है कि हम जो कर रहे हैं सही करेंगे, कोई हमको रोक ही नहीं पाएगा। हम रोड पर निकल के मार देंगे, हम गाय के नाम पर किसी को जान ले लेंगे, देश के नाम पर हम कुछ भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये एनार्की हो जाएगी उस मुल्क में। आपने देखा कि दो कमीशन की रिपोर्ट, खास तौर से सच्चर कमीशन का भी जिक्र किया जाता है और रंगनाथ कमीशन का भी जिक्र किया जाता है। और सरकारें जब कोई कमीशन बनाती हैं तो कहती है बस वो जैसे ही फाइंडिंग्स आएंगे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको ज़मीन पर उतारा जाएगा। और आप हैदराबाद से लेकर के देश की संसद से लेकर यूपी बिहार सब आप घूम रहे हैं। कमी क्या है कि जब आप खुद कमीशन बनाते हैं, जब उसकी रिपोर्ट आती है तो लागू करने में परेशानी क्या है? 2012 का समाजवादी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा गया था कि सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस, रंगनाथ मिश्रा के रिकमेंडेशंस को समाजवादी सरकार इंप्लीमेंट करेगी। 2 रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं किए। कई कमीशंस आए गए, मगर पड़े हुए हैं बर्फदान में या फिर किसी लाइब्रेरी के किसी दफ्तर में धूल में पड़े होंगे। हम इंसाफ की बात करते, आप इंक्वायरी कमीशन बना देते। हम बोलते कि हमको नौकरी दो, आप इंक्वायरी कमीशन बना देते। कब तक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे? कुछ तो करिए, जो आप काम कर सकते हो करके दिखाइए ना देश को, आवाम को। मर नहीं करते। मगर इफ्तार की दावत करेंगे। रोजा मैं रहता हूँ 15 घंटे का, और मैं पहला खजूर नहीं खाता हूँ, आप आ जाते मुझे में डालो पहले। अब बताइए क्या मजाक हो रहा है? ये तंग आ चुके हैं सब लोग, हम लोग, कि हमें पसंद नहीं है इफ्तार की दावत का। मैं क्यों मोहताज हूं? हद सब्सिडी क्यों देते? हद सब्सिडी मुझे आप 400 करोड़ कर दिया, आप दीजिए ना, स्कूल खोलिए। कौन रोका मोदी साहब को? आप हद सब्सिडी निकालिए, उसमें 400 करोड़ में से 100 करोड़ के स्कूल उत्तर प्रदेश में खोल दीजिए मुस्लिम बच्चों के लिए। चलिए, मगर आप ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, ये बांटने की बात करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। ये लोग समझते हैं कि इस तरह बात करने पर लोगों में एक चेंज आ रहा है और लोग उस चेंज को महसूस कर रहे हैं। ज्यादा दिन ये पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं है इस तरह की। 11 मार्च को जनादेश आएगा। अब जनता का जो भी आदेश होगा वो सभी मानेंगे और फैसला उनका होगा। लेकिन अब कम से कम डर खत्म हो गया लोगों के मन से भी, और आपको एक आधार भी मिल गया कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कोई फसादात खड़े नहीं होंगे। जो भी सरकार बनेगी उनके सामने आप क्या बात रखना चाहेंगे कम से कम उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सरकार बनेगी, जो वर्डिक्ट आएगा, वो पब्लिक का, जनता का वर्डिक्ट होगा। उसको सबको मानना पड़ेगा। मैं पसंद भी नहीं करता हूं तो मुझे मानना पड़ेगा। और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि माइनॉरिटीज़ का जो मामला आएगा वो एजुकेशन का, उसके ऊपर तवज्जो देंगे, यूनिवर्सिटीज़ को कायम करेंगे। मुस्लिम महिलाओं के लिए एजुकेशन पे तवज्जो लेने की ज़रूरत है। ट्रिपल तलाक का ये मसला हमारा है, ये हमारा रिलीजियस मसला है, ये हम बात करेंगे, निपटाएंगे जो भी होगा। सिक्योरिटी का मसला है, जेल में बच्चे हैं, मुस्लिम महलों में, गाँव में डेवलपमेंट का मसला है। इसको लेकर जो सरकार बनेगी उनको बहुत तवज्जो लेने की ज़रूरत है। ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि लखनऊ से आगरा रोड बन रही है और नेशनल हाईवे कहता है कि भैया 1 किलोमीटर का खर्चा 11 करोड़, अखिलेश कहते हैं 44 करोड़। क्या है बताइए आप? सैफाई में जू बना दिए, 10 जानवर बबर शेर मर गए तो लंदन से डॉक्टर बुलाए। यही पुराने लखनऊ में गरीब के बच्चे गंदा पानी पीकर मरते हैं, अखिलेश सैफाई में जानवरों के लिए आरओ प्लांट बनाते हैं। ये इनका विकास है। क्योंकि बादशाह, लखनऊ के बादशाह जाकर देखते हैं कि जंगल में बैठकर जानवरों को, तो उनको बड़ा रहम आ गया कि जानवर बीमार पड़ गए, पानी नहीं है। अरे इंसानों पर रहम करो। जो
गंदा पानी पीकर आज लोग तड़प रहे हैं। पूर्वांचल चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, वहां पर तो बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं। यही तो इनके प्रायोरिटीज गलत हैं। अरे भाई, आपको अगर इख्तिदार मिला है तो ऊपर वाला दिया है आपको इज्जत, पावर आपको ऊपर वाला दिया है, तो आप इंसाफ करो। हर एक को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिलता और अखिलेश ने इस गोल्डन मौके को गंवा दिया। चलिए, वैसे साहब आपने खुलकर बात की और ख़ास तौर से ये पहलू जरूर रखने की कोशिश की है कि गंगा जमुना की जो तहजीब है सिर्फ वो बातों में ना रहे, ज़मीन पर उतरे और कम से कम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है या मुल्क का जो मुसलमान है अपने मसाइल हल करना जानता है। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। डरा करके, धमका करके, बरगला करके कोई उसका वोट हासिल नहीं कर सकता है। यूपी के रण में हमारे साथ थे खास तौर से बात करने के लिए ओवैसी साहब, जिन्होंने अपने तरफ से साफ साफ एक बात का जिक्र किया कि कम से कम देश का जो मुसलमान है वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है और यही कारण है कि उसने अपने बीच का कोई नेता तैयार नहीं किया, उसने देश के नेताओं पर एतबार किया। अब नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम वो अल्पसंख्यकों का और ख़ास तौर से प्रदेश की आवाम की हिफाजत करें, उनके हक हकूक़ की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो यूपी के रण में बस इतना ही।